ये विषय खास तौर पर उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस या डीएसएसबी जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए तो ये कोर टॉपिक है। हाँ, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य आज इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के बेहद जटिल सिद्धांतों को गहराई से समझना है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि इसके पीछे का क्यों और कैसे भी समझेंगे, ताकि एग्जाम का कोई भी प्रश्न अनसुलझा न रह जाए। हमारे पास आज सोर्सेज का एक लंबा चौड़ा स्टैक है। हाँ, मैंने देखा। हमने एकेडमिक जर्नल्स, यूके एसेज की तुलनात्मक रिपोर्ट्स, विकिपीडिया के डिटेल्ड विश्लेषण और हेल्पफुल प्रोफेसर एक्सप्लेन्स के यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से सबसे जरूरी पॉइंट्स निकाले हैं। यानी पूरी डीप रिसर्च है आज की इस चर्चा के लिए। एकदम। हमारा मिशन क्लियर है कि इन अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटाकर एक रोचक डिबेट प्रस्तुत करें, क्योंकि इन दो थियरीज को समझे बिना कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के दिमाग को नहीं समझ सकता। ये तो तय है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और बचपन के विकास की इस कहानी की शुरुआत हम स्विस साइकोलॉजिस्ट जॉन पियाजे से करते हैं, जिनका मानना था कि बच्चे अकेले ही अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। पियाजे का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने उस समय की इस आम धारणा को गलत साबित किया कि बच्चे सिर्फ छोटे अडल्ट्स होते हैं। अच्छा, पहले लोग यही सोचते थे। हाँ, लोगों को लगता था कि बच्चों के पास बस जानकारी कम होती है। पर पियाजे ने बताया कि बच्चों के सोचने का तरीका, उनका पूरा आंतरिक फ्रेमवर्क ही अडल्ट से फंडामेंटल तरीके से अलग होता है। यानी वो बस छोटे साइज के अडल्ट नहीं हैं, उनकी प्रोसेसिंग ही अलग है। बिल्कुल। उनके अनुसार बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट की तरह होते हैं, जो लगातार अपने एनवायरनमेंट में प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। और इस प्रयोग को समझने के लिए पियाजेट ने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया। हाँ, स्कीमा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सही में। अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो स्कीमा दिमाग के अंदर मौजूद इंडेक्स कार्ड्स या फाइल फोल्डर्स की तरह होते हैं। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे ही बच्चे को कोई नई जानकारी मिलती है, वो दिमाग के किसी फोल्डर को खोलता है और उसे वहां स्टोर करने की कोशिश करता है। यहीं पर वही 3 साल के डेव का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। जो चिड़ियाघर में हाथी को घोड़ा कहता है, वही। जब डेव हाथी को देखता है तो उसका दिमाग अपने डेटाबेस में सबसे करीबी विजुअल मैच ढूंढता है। 4 पैर, लंबी पूंछ, बड़ा आकार। तो वो उसको अपने पुराने नॉलेज से मैच करता है। हाँ, उसका दिमाग पुराने घोड़े वाले फोल्डर को खोलता है और हाथी को उसमें डाल देता है। नई जानकारी को पुराने फोल्डर में जबरदस्ती घुसाने की इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हाथी घोड़ा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो जब डेव की माँ उसे बताती है कि नहीं बेटा, ये घोड़ा नहीं हाथी है, इसकी सूंड होती है, तब देव के दिमाग में एक जबरदस्त टकराव पैदा होता है। ओह, क्योंकि नई जानकारी उसके फोल्डर में फिट नहीं हो रही है। सही कहा। इस स्थिति को पियाजेट ने डिसइक्विलिब्रियम या आंतरिक असंतुलन कहा है। दिमाग इस असंतुलन को पसंद नहीं करता। दिमाग को तो बैलेंस चाहिए। बिल्कुल। इसलिए देव का दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाता है या पुराने फोल्डर को ही मॉडिफाई करता है। इसे अकोमोडेशन कहते हैं। मैं यहाँ ना एक अपनी तरफ से एनालॉजी जोड़ना चाहूंगा ताकि ये और स्पष्ट हो जाए। हाँ, बताइए। क्या हम इस पूरी प्रक्रिया को एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट से जोड़ के देख सकते हैं? हाँ, कैसे? जैसे एसिमिलेशन का मतलब है आपने एक नई ऐप डाउनलोड की और वो आपके फोन के मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम पर आराम से चल गई। अच्छा, ठीक है। लेकिन अकोमोडेशन का मतलब है कि ऐप इतनी एडवांस्ड है कि अब वो पुराने सिस्टम पर काम नहीं करेगी। आपको पूरा ओएस ही अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो नई ऐप चल सके। वाओ, ये एक बेहतरीन और बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब वो अपडेट पूरा हो जाता है और फोन वापस स्मूथली चलने लगता है, तो उस शांति और आंतरिक बैलेंस को इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अकोमोडेशन की ये लगातार कशमकश से ही बच्चे का दिमाग बढ़ता है। लेकिन पियाजेट ने ये भी देखा कि दिमाग का ये ओएस अपडेट हर उम्र में एक जैसा नहीं होता। यानी उम्र का इसमें बड़ा रोल है? हाँ, उन्होंने बताया कि सीखने की ये क्षमता दिमाग के फिजिकल मैचुरेशन यानी आयु के साथ दिमाग के पकने पर निर्भर करती है। इस आधार पर उन्होंने विकास के 4 चरण यानी 4 स्टेजेस तय किए। ये चरण यूनिवर्सल है ना? बिल्कुल, ये यूनिवर्सल है। यानी दुनिया का हर बच्चा इन्हीं स्टेजेस से इसी क्रम में गुजरेगा और कोई चरण आप स्किप नहीं कर सकते। तो अगर एक नवजात शिशु बिल्कुल खाली स्लेट के साथ शुरू करता है, जिसके पास भाषा नहीं है,
तो वो दुनिया को समझना कैसे शुरू करता है? यही तो उनकी पहली स्टेज है, जिसे सेंसरो-मोटर स्टेज कहा जाता है। जो जन्म से 2 साल तक चलते हैं? हाँ, इस दौरान सब कुछ सेंसेस यानी देखना, छूना, सुनना और चूसना पर निर्भर करता है। यहाँ सबसे बड़ी क्षमता जो विकसित होती है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब ये समझ आना कि आंखों से ओझल होने के बाद भी चीजें अस्तित्व में रहती हैं। ओ, जैसे पीकाबू खेलते वक्त बच्चों को लगता है कि हम गायब होते। हाँ, शुरुआती महीनों में बच्चे के दिमाग में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी ऐसी चीज का आंतरिक चित्र या मेंटल इमेज बना सके जो उसके सामने नहीं है। तभी वो ढूंढते नहीं है कि अगर खिलौना छुपा दो। सही पकड़ा आपने। उसके दिमाग के लिए वो खिलौना अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग मैच्योर होता है और वो मेंटल इमेजेस को होल्ड करना शुरू करता है। यहीं से ऑब्जेक्ट परमानेंस का जन्म होता है। समझ गया। इसके बाद बच्चा 2 से 7 साल की उम्र में कदम रखता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ तो भाषा फूट पड़ती है एकदम। बिल्कुल, भाषा आती है और बच्चे सिंबॉलिक थॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक झाड़ू को घोड़ा मानकर उस पर खेलना। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं और उनमें लॉजिक का अभाव होता है। हाँ, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ईगोसेंट्रिज्म कोई स्वार्थ या सेल्फिशनेस नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये? ये बल्कि दिमाग की एक फिजिकल लिमिटेशन है। उनकी वर्किंग मेमोरी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो एक ही वक्त में 2 अलग-अलग नजरियों को प्रोसेस कर सकें। यानी उन्हें लगता है कि जो उन्हें दिख रहा है पूरी दुनिया को वही दिख रहा है। एग्जैक्टली। अगर वो आंख बंद कर लें तो उन्हें लगता है आप भी उन्हें नहीं देख सकते। वाह, क्या बात है। और इसी लिमिटेशन को दूर करते हुए दिमाग तीसरी स्टेज में प्रवेश करता है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक होती है। यहाँ आकर तर्क यानी लॉजिक आना शुरू होता है। हाँ, यहाँ बच्चे कॉन्जर्वेशन का नियम समझते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि एक लंबे ग्लास और एक चौड़े ग्लास में पानी की मात्रा बराबर हो सकती है। रिवर्सिबिलिटी भी समझ आती है यहाँ पर, जैसे बर्फ का पानी बनना और वापस पानी से बर्फ बन जाना। लेकिन ये लॉजिक अभी भी हवा में काम नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उनके सामने भौतिक यानी फिजिकल और ठोस चीजों का होना जरूरी है। वो इन फिजिकल चीजों को छूकर या देखकर ही लॉजिक लगा सकते हैं। और आखिर में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यहाँ आकर बच्चे ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, जैसे आदर्शवाद, नैतिकता और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वगैरह। हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पूरी तरह काम करती है। तो पियाजे की इस पूरे फ्रेमवर्क को देखकर एक बात बिल्कुल साफ होती है कि उनकी थ्योरी इनसाइड आउट अप्रोच पर आधारित है। इनसाइड आउट, इसको थोड़ा खोलकर बताइए। यानी पहले दिमाग का बायोलॉजिकल विकास होगा, उसके न्यूरल नेटवर्क्स मैच्योर होंगे और उसके बाद ही नए स्तर की लर्निंग संभव होगी। तो ये तो हुई पियाजे की बात, लेकिन यहाँ सबसे हैरानियाज बात यह है कि लेव वाइगोत्स्की ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक उल्टा कर दिया। हाँ, वाइगोत्स्की की एंट्री यहाँ से बिल्कुल गेम चेंज कर देती है। अगर पियाजे मानते हैं कि विकास अकेले में अंदर से बाहर की तरफ होता है, तो वाइगोत्स्की ने सवाल उठाया कि भाई समाज, माता-पिता, दोस्तों और संस्कृति का क्या रोल है फिर? सही बात है। इसीलिए उन्होंने आउटसाइड इन अप्रोच दी। उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी ये मानती है कि लर्निंग पहले आती है और डेवलपमेंट उसके बाद आता है। एकदम उल्टा। यानी बच्चा समाज के साथ अंतक्रिया यानी इंटरैक्शन करके सीखता है, और वही सीख उसके दिमाग का विकास करती है। ज्ञान पहले बाहरी दुनिया में 2 लोगों के बीच बनता है और फिर बच्चा उसे अपने दिमाग के अंदर ले जाता है। और यहाँ से उनका सबसे चर्चित कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, ये ZPD का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ZPD को ना एक स्वीट स्पॉट समझिए। ये एक खाई या गैप को दर्शाता है। गैप कैसा? एक तरफ वो काम है जो बच्चा अकेले बिना किसी मदद के कर सकता है, जिससे उसकी करंट औकात पता चलती है। ठीक है। दूसरी तरफ वो काम है जो वो अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता। इन दोनों के ठीक बीच में वो एरिया है जहां टास्क थोड़ा मुश्किल तो है, पर अगर किसी की थोड़ी मदद मिल जाए तो बच्चा उसे पूरा कर लेगा। और बस यही ZPD है। इसको ना प्रैक्टिकल रूप में देखने के लिए एक और मजबूत चित्र दिमाग में बनाते हैं। हाँ, बताइए। जब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो मजदूर उसके चारों तरफ एक
टेम्पररी ढांचा बनाते हैं, जिसे बांस बली या स्कैफोल्ड कहते हैं। हाँ, जिसके सहारे दीवारें खड़ी की जाती हैं। बिल्कुल, इस स्कैफोल्ड पर खड़े होकर ही दीवारों को और ऊंचा बनाया जाता है, और जैसे जैसे बिल्डिंग अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है, वो बांसबली धीरे धीरे हटा ली जाती है। ये बिल्डिंग वाली एनालॉजी तो सच में बहुत प्रभावशाली है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जो श्रोता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, स्कैफोल्डिंग शब्द वाइगोत्स्की ने खुद अपने शोध में उपयोग नहीं किया था। ओह, सच में? हाँ, ये बाद में वुड और ब्रूनर द्वारा उनके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जोड़ा गया था। लेकिन मूल विचार वही है कि बच्चे को उसके जीपीडी में टेम्पररी मदद देना। और ये मदद देता कौन है? वाइगोत्स्की ने उसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर का नाम दिया। तो क्या ये कोई बड़ा ही होना चाहिए, टीचर या पेरेंट? नहीं, ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति ही हो। ये टीचर हो सकता है, बच्चे से थोड़ा ज्यादा जानकार उसका दोस्त हो सकता है, या आज के वक्त में तो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अच्छा। ये MKO सिर्फ तब तक मदद करता है जब तक बच्चा खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और MKO के इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कल्चर यानी संस्कृति का प्रभाव सबसे बड़ा हो जाता है। हाँ, क्योंकि पियाजे ने तो सोचा था कि विकास यूनिवर्सल है, यानी दुनिया का हर बच्चा एक ही तरह से सोचेगा। लेकिन हमारे सोर्सेज में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बारबरा रोगॉफ के अध्ययन का जिक्र है, जिन्होंने माइक्रोनीशियन आइलैंडर्स पर शोध किया था। उन्होंने दिखाया कि वहाँ के बच्चे विशाल समुंदर में कनू यानी नाव चलाना कैसे सीखते हैं। वहां तो कोई ऐसी क्लासरूम नहीं होती होगी जहां बोर्ड पर समुद्री लहरों के फॉर्मूले लिखे हों? बिल्कुल नहीं। वहाँ बच्चे नाव पर बड़ों के साथ बैठते हैं, आसमान के तारों और लहरों के रुख को बस चुपचाप देखते हैं, और MKO जो उनके कबीले के बड़े होते हैं, वो उन्हें बिना कुछ ज्यादा बोले सिर्फ करके दिखाते हैं। वाह! बच्चे ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट हिस्सा लेने से इतनी कॉम्प्लेक्स नेविगेशन सीख जाते हैं। ये साफ दर्शाता है कि बच्चे का दिमाग वही सीखने के लिए ढलता है जो उसकी संस्कृति उसके सामने पेश करती है। यानी विकास यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों थ्योरीज में। तो अब जब हमारे पास बाल विकास के ये दोनों विशाल नजरिए हैं, एक तरफ अकेले डिस्कवर करता हुआ पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक, और दूसरी तरफ समाज के साथ इंटरैक्ट करता हुआ वाइगोत्स्की का सामाजिक प्राणी, तो इनके बीच टकराव कहाँ होता है? टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के दृष्टिकोण से द ग्रेट डिबेट को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस डिबेट का सबसे बड़ा और पहला मुद्दा है इंडिपेंडेंट डिस्कवरी वर्सेस गाइडेड लर्निंग। पियाजे मानते थे कि बच्चे खुद एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सबसे बेहतर सीखते हैं। उनके मुताबिक शिक्षक का काम सिर्फ एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है, जहां बच्चा खुद गिरकर, संभलकर और नए स्कीमा बनाकर सीखे। लेकिन वाइगोत्स्की कहते थे कि बिना सामाजिक इंटरैक्शन और बड़ों के मार्गदर्शन के किसी भी बच्चे के दिमाग में हायर ऑर्डर थिंकिंग आ ही नहीं सकती। अकेले एक्सप्लोर करके बच्चा एक लिमिट तक ही जा सकता है। सही कहा। इस डिबेट का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है भाषा, यानी लैंग्वेज का किरदार। दोनों का इस पर पूरी तरह से विपरीत नजरिया था। हाँ, पियाजेट का मानना था कि बचपन में भाषा का दिमाग पर कोई खास प्रभाव नहीं होता। उनके लिए सोच हमेशा भाषा से पहले आती है। उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को अकेले में खुद से बातें करते हुए देखा और इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच नाम दिया। उनका मानना था कि ये सिर्फ बच्चे की लिमिट है, क्योंकि वो दूसरों के नजरिए से नहीं सोच सकता, और समय के साथ ये आवाज अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन पियाजे जिस चीज को बेकार मान रहे थे, वाइगोत्स्की ने उसे विकास का सबसे अहम हिस्सा माना। वही ना। वाइगोत्स्की का कहना था कि भाषा ही सोच को आकार देती है। बिना भाषा के दिमाग कॉम्प्लेक्स विचारों को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि पहले बच्चा दूसरों से बात करता है, जिसे सोशल स्पीच कहते हैं। उसके बाद वही बच्चा जब अकेले जूतों के फीते बांधता है तो खुद से बोलता है कि पहले क्रॉस करो फिर लूप बनाओ। इस खुद से बोलने को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा, और ये प्राइवेट स्पीच प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बड़ा टूल है उनके हिसाब से। और आखिर में यही आवाज बच्चे के दिमाग के अंदर चली जाती है और आंतरिक सोच यानी इनर स्पीच बन जाती है। भाषा और सोच शुरू में अलग होते हैं और लगभग 3 साल की उम्र में आकर एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं। ये भाषा वाला टकराव तो बहुत रोचक है। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ और वाइगोत्स्की के ZPD मॉडल को थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए। क्या सच में ZPD की मदद से किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है?
क्योंकि हमारे सोर्स में एक बहुत ही रियलिस्टिक उदाहरण दिया गया है इसके ऊपर। कैसा उदाहरण? अगर मान लीजिए किसी 7वीं क्लास के बच्चे की रीडिंग एज सिर्फ 8 साल की है और वो ठीक से बेसिक वाक्य भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या दुनिया का कोई भी स्कैफोल्डिंग या कोई भी महान टीचर आकर उस बच्चे को GCSE लेवल की शेक्सपियर इन पोएट्री एनालिसिस करवा सकता है? क्या MKO के पास कोई जादू की छड़ी होती है? ये एक बहुत ही मजबूत चैलेंज है आपका। और ये आमतौर पर लोगों के बीच ZPD को लेकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। वो कैसे? ZPD का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टेम्पररी स्कैफोल्ड लगाकर किसी को भी आइंस्टाइन बना देंगे। ZPD की एक सीमा होती है। ये खाई छोटी और पूरी तरह से वास्तविक यानी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अच्छा, यानी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है? बिल्कुल नहीं। उस 7th क्लास के बच्चे के लिए शेक्सपियरियन पोएट्री उसके ZPD के जोन में है ही नहीं। वो सीधा द जोन ऑफ पैनिक या द जोन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आती है। जोन ऑफ पैनिक, ये सही टर्म है। ZPD सिर्फ वहां लागू होता है जहां टारगेट बच्चे की वर्तमान क्षमता से ठीक एक कदम आगे हो। जहां बच्चा थोड़ा अटकता है, वही MKO का थोड़ा सा सहारा चाहिए। जब वो एक छोटा कदम पूरा हो जाता है, तभी ZPD आगे खिसकता है? एकदम सही। ये एक लगातार और धीमी प्रक्रिया है। मैं समझ गया। ZPD एक ऐसी बाउंड्री है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वो बच्चे की मौजूदा स्थिति से जुड़ी होती है। तो अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि इन दोनों महान मनोवैज्ञानिकों के इन जटिल सिद्धांतों को एक रियल क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए? हाँ, टीचर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक आम टीचर के सामने तो भाई 40 बच्चे बैठे होते हैं। वो बेचारा पियाजे का पालन करे या वाइगोत्स्की का? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कोई भी सफल टीचर पूरी तरह से सिर्फ पियाजेटियन या सिर्फ वाइगोत्स्कियन नहीं होता। एक आदर्श शिक्षक दोनों की बाउंड्रीज को समझता है और उन्हें ब्लेंड करता है। ये ब्लेंड करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सिखाया क्या जा रहा है और बच्चे किस एज ग्रुप के हैं। तो इसका मतलब जब बिल्कुल नए फिजिकल और आधारभूत कॉन्सेप्ट सिखाने की बारी आती है, जैसे बच्चों को फ्रैक्शन सिखाना या बताना कि पानी कैसे पिघलता है, तो वहां पियाजे काम आते हैं। बिल्कुल। टीचर को वहां फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देने चाहिए, रियल वर्ल्ड मॉडल्स देने चाहिए और बच्चों को खुद गलती करके नए स्कीमा बनाने का मौका देना चाहिए। उन्हें लिटिल साइंटिस्ट बनने दो। हाँ, परंतु जब बच्चे के दिमाग में एक बेस बन जाता है और अब उसे उस ज्ञान को एक नए और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ले जाना है, वहां वाइगोत्स्की का आना तय है। वहां वाइगोत्स्की चाहिए। जैसे अगर ऐसी राइटिंग सिखानी हो। सही पकड़ा। अगर बच्चे को एक ऐसे में पैराग्राफिंग सिखानी है तो बच्चा अकेले बैठकर डिस्कवर तो नहीं कर सकता ना कि एक अच्छा पैराग्राफ कैसे बनता है। नहीं, उसके लिए तो प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। टीचर को बोर्ड पर एक मॉडल पैराग्राफ लिखकर दिखाना होगा, उसके बाद थोड़ी गाइडेड प्रैक्टिस करवानी होगी और फिर धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटाना होगा ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। ये तो पूरी तरह से स्कैफोल्डिंग और MKO का प्रदर्शन हो गया। एकदम सटीक। अगर हम अपने उन श्रोताओं की बात करें जो CTET या KVS जैसे एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन्हें किन विशेष शब्दों पर ध्यान देना चाहिए? ये MCQ वाली ट्रिक बहुत काम आती है। हाँ, ये जरूरी है। अगर प्रश्न पत्र में रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग, यूनिवर्सल स्टेजेस, स्कीमा, असिमिलेशन या इनसाइड आउट अप्रोच जैसी शब्दावली आती है तो बिना किसी संदेह के जवाब पियाजे की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया। और वाइगोत्स्की के लिए? दूसरी तरफ अगर एग्जाम में कल्चर, सोशल इंटरैक्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर लैंग्वेज एज अ टूल फॉर थॉट जैसे शब्द आते हैं तो स्पष्ट रूप से वहां वाइगोत्स्की सही उत्तर होंगे। वाह, ये तो चीट शीट जैसा हो गया। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल की आधुनिक शिक्षा प्रणाली इन दोनों के सम्मेलन पर चलती है, जिसे मनोविज्ञान में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको दोनों का मिक्स कह सकते हैं? हाँ, जिसका सीधा अर्थ है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता तो खुद ही है, जो कि पियाजे ने कहा, परंतु समाज और संस्कृति इस निर्माण की दिशा और गति तय करते हैं, जो वाइगोत्स्की ने कहा। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? हमने गौर किया कि कैसे इन दो महान विचारधाराओं ने मिलकर हमारी इस समझ को आकार दिया है कि एक दिमाग कैसे प्रापक्व यानी मैच्योर होता है और नई चीजें ग्रहण करता है। सही बात है।
एक ने आंतरिक बायोलॉजिकल मशीन की कार्यप्रणाली समझाई, तो दूसरे ने बताया कि बाहरी सामाजिक सांचा उस मशीन को कैसे चला रहा है। और दोनों ही अपनी जगह सही थे। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का नजरिया शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और नए सीखने के इस सिलसिले को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।